हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोइम डैफोडिल्स को स्टडी करते हैं। पहले इनका नाम आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड था। ये एक लिरिक पोइम है और एक्चुअली में ये जो आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड एक पेसिमिज्म या हम इसको बोलते हैं सैड नोट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये पूरी पोएम एक फ्लावर्स को डिनोट की, और फ्लावर्स का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी होना। तो इसलिए एक पोइट एसोसिएशन ने या फिर एज ए पोइट ग्रुप ने इसको डैफोडिल्स नाम से ही इस पोएम को रख दिया। और इस पोएम में पूरी तरह से डैफोडिल्स के ही इस नाम पर ये पूरी पोइम है। डैफोडिल्स फ्लावर को ही इसमें पोइट ने बताया है, पूरी पोइम उन्हीं के ऊपर है। ये एक बेस्ट नॉन वर्क है। ये पोइम जो वर्क है, एक बार जब वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरिथी कहीं घूमने गए थे 1802 में, 1802 में, तब ये इन्होंने कुछ मतलब बेल्ट देख ली थी डैफोडिल्स की, और वहीं से ये पोएम को कंपोज करने का आइडिया आया था। इस पोएम को एक्चुअली उन्होंने 1804 में लिखा था और इसको पब्लिश करवाया था उन्होंने 1807 में। पोइम्स के 2 वॉल्यूम था कलेक्शन उनका, उसमें इस पोएम को एज ए पोएम इसको पब्लिश करवाया था। इसको रिवाइज भी करवाया था 1815 में। इसमें जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं उनकी ब्यूटीफुल जो साइट है, जो पोइट ने फील की है, उसको मतलब इसमें बताता है पोइट। और इस पोइट इसमें ये बोलता है कि इसका जो सेंट्रल आइडिया हम एज ए पोएम बोल सकते हैं कि जो लवलीनेस है नेचर की, वो किसी भी बर्डन को, या हम इसको बोलते हैं कोई भी मतलब सॉलिटरी को या किसी सैडनेस को एक तरह से हील कर सकती है और हमको हेल्प करती थी हम इजी कम आउट आ जाएं। कि उन तरह की जो लाइफ्स हैं, जो हमारे जीवन के जो भी बर्डन्स हैं, उनसे हम कैसे हेल्प हो सके, हमें किस तरह से हील करने में वो मदद कर देते हैं। वर्ड्सवर्थ एक फेमस नेचर पोइट हैं और उन्होंने अपनी सारी पोएम में नेचर को ही डिनोट की हैं। इस पोइम में जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं वो अपनी एवर लास्टिंग मेमोरी रख लेते हैं पोइट के ऊपर। जब कभी भी पोइट को लोनली फील होता है तो एज ए ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का ये काम करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो पिक्चर्स आपको दिखाई हैं ये एक्चुअली में डैफोडिल्स फ्लावर्स की ही हैं। कुछ नेट से मैंने इसको लिया है। बस सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर आपके साथ में शेयर करती हूँ तो इसका मतलब ये रहता है कि जो पोइम का जो व्यू है एज ए व्यू इमेज आपके अंदर क्रिएट हो, आपके माइंड में सेट हो, तभी जाके वो पोइम्स को से आप खुद ही डायरेक्टली कनेक्ट हो और एक पोइम का जो बेटर मीनिंग एज पोइट आपको पोइट देना चाहता है, एज ए टीचर मैं देना चाहती हूँ, वो सभी पॉइंट व्यू आप अच्छे से गेन कर सको। ये देखो आपके डैफोडिल्स फ्लावर हैं, ठीक है, येलो कलर के हैं। किस तरह से हैं ये, एक तरह से झुंडों में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल हैं। और जहाँ पर इन डैफोडिल्स फ्लावर की पोइट ने बात की है वो एज ए झुंड ही होते हैं, और वो बे के साथ साथ में मतलब खाड़ी के किनारे किनारे ये यहाँ पर हैं। तो ये एक पिक्चर आप इसको देख लो, अपने अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये डैफोडिल्स फ्लावर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। ये पोइम आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड के नाम से ही आपके सिलेबस में ना होके डैफोडिल्स के नाम से है, इसलिए मैंने ये दोनों नाम आपको पढ़ा दिए कि डैफोडिल्स इस पोइम का नाम बाद में रखा गया था, जबकि पहले इसका नाम आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड फर्स्ट लाइन से ही लिया। जिन पोइमों का कोई नेम नहीं हो पाता या नहीं दे पाता तो उनकी पहली लाइन से हम उस पोएम का नाम समझ लेते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि आई वंडर्ड का मतलब है इधर उधर घूमना, लोनली मतलब अकेला, एज ए क्लाउड मैं अकेला बादल की तरह इधर उधर घूम रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। और ऐसे घूम रहा था जैसे बादल फ्लोट्स बहते हैं ऑन हाई ऊपर, ओवर वेल्स एंड हिल्स पहाड़ी और घाटियों के ऊपर बादल बिना किसी उद्देश्य के, वेंडर्ड मतलब बिना किसी उद्देश्य के घूमने को बताते हैं। तो यहाँ पर जो बादल हैं बिना किसी उद्देश्य के ये पहाड़ी और घाटियों के ऊपर फ्लोटिंग कर रहे हैं, बह रहे हो। फ्लोट्स मतलब बहना और वेंडर्ड का मतलब बिना किसी पर्पज के, बिना किसी उद्देश्य के। वहन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड। वहन जब ऑल एट वंस अचानक से ही, आई सा
एक क्राउड, तो मैंने एक भीड़ को देखा। देखो इसमें पोइट ने फर्स्ट लाइन में एज यूज किया है, और एज होता है आपके सिमली का पार्ट होता है, जहाँ कहीं भी लाइक और एज से यहाँ पर आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो यहाँ पर जो आपका पोइट है, आई पोइट है, और वो कैस किसकी तरह घूम रहा है, क्लाउड की तरह, तो अपनी खुद की कंपैरिजन करता है क्लाउड के तौर पे, और एज वर्ड यूज़ करता है, तो यहाँ पर होगा आपका सिमली। एंड सेकंड लाइन में व्हेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, व्हेन ऑल एट वंस, और जब ऑल एट वंस अचानक, आई सा ए क्राउड मैंने एक भीड़ को देखा, ए होस्ट एक झुंड को देखा, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरे डैफोडिल्स का, डैफोडिल्स फ्लावर। अब मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि डैफोडिल्स फ्लावर गोल्डन नहीं होते, बल्कि वो येलो कलर के होते हैं, लेकिन पोइट ने यहाँ पर उनको एज ए गोल्डन पर्सोनिफाइड किया है। गोल्डन सुनहरा अलग होता है। तो यहाँ पर जो पोइट ने क्राउड के तौर पे बताया, तो यहाँ जो दोनों लाइनों इनमें पोइट ने फ्लावर को पर्सोनिफिकेशन किया है। पर्सोनिफाइड का मतलब है कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, एज ए लिविंग थिंग्स के तौर पे रिप्रेजेंट करना ही पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इन दोनों लाइनों में पोइट ने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है कि उसने उसको एल एट वंस तुरंत ही उसको देखा, ऐसा एक क्राउड एक भीड़ को देखा, एक होस्ट एक झुंड को देखा ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरे डैफोडिल्स फ्लावर्स का। ठीक है, यहाँ पर वो सेमी कोलन बोल मार्क यूज़ करता है, जिसका मतलब वो थोड़ा कॉमा से ज़्यादा रुकता है। बिसाइड द लेक, किसके बगल में, झील के बगल में, नीथ द ट्रीज और पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग मतलब होता है जैसे आगे पीछे होना, फ्लटरिंग आगे पीछे होना, एंड डांसिंग और नाचना इन दी ब्रिज उस हवा में। हवा मतलब बहुत जो ठंडी हवा चले, अगर जैसे लेक के पास में हवा चलेगी तो ठंडी चलेगी, एकदम अच्छी हवा चलेगी। तो इसलिए जो ठंडी हवा चल रही है उस हवा में वो जो फ्लटरिंग कर रहे हैं, इधर उधर झूम रहे हैं, एंड डांसिंग और वो नाच रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो क्राउड के तौर पर उन डैफोडिल्स फ्लावर्स को देखता है, और देखकर एज उनकी जो ब्यूटी है उससे इम्प्रेस होकर उस पोएम को मतलब उन लाइनों को लिखता है। ठीक है, ये एक ब्यूटीफुल साइट है होता है, जो पोइट है, जो हमारा स्पीकर है यहाँ पर, उसको कंफर्टेबल देता है, उसको हम एक जो बोलते हैं कि कंफर्ट देता है। ठीक है, continuous as the star that shine and twinkle on the Milky Way. Continuous as the star that shine. Continuous मतलब लगातार, as the star किसकी तरह, तारों की तरह, that shine जो चमकते हैं, and twinkle मतलब twinkle का मतलब होता है टिमटिमाते हैं, on the Milky Way हम आकाश गंगा में। ये तो उन तारों की तरह चमक रहे हैं और टिमटिमा रहे हैं, जैसे कि आकाश गंगा में तारे चमक रहे हों। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए वे। दे स्ट्रेच वो एकदम से खींचे हुए हैं, इन नेवर एंडिंग लाइन एक कभी भी ख़त्म न होने वाली रेखा में, अलोंग साथ में, द मार्जिन ऑफ ए वे उस खाड़ी के, मार्जिन मतलब होता है सीमा, उस खाड़ी की जो सीमा है वहाँ की जो पूरी लाइन है, जो हो सकता है पोइट ने दूर तक उनको देखा हो, तो वो जहाँ तक उसकी आंखें पहुँची हो तो वहाँ तक पोइट ने उनको देखा हो, तो वो उसको दूर तक भी दिखाए हों। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि एक ऐसी लाइन के तौर पे वो स्ट्रेचेस हुए, फैले हुए कि वो दूर तक भी वो लाइन ऐसा लग रहा कि कभी भी ख़त्म ना होने वाली, और साथ साथ जो खाड़ी की मार्जिन थी, जो सीमा थी, उसके किनारे किनारे वो एक नेवर एंडिंग लाइन में लगे हुए हैं। 10,000 saw I at a glance. 10,000 मतलब 10,000 सौ आई एट ए ग्लेंस मतलब पोइट यहाँ पर बोल रहा है, स्पीकर है पोइट, वो बोल रहा है ग्लेंस मतलब एक झलक, जब मैंने एक झलक डाली तो हो सकता है कम से कम 10,000 तो मैंने देख लिया हूँ। यहाँ हो सकता है हमारी जितना एरिया हमारी आंखें कवर करती हो पोइट उसकी बता रहा हो। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस,
और टॉसिंग देयर, अपने अपने जो टॉसिंग का मतलब है अपने जो हेड है उसको हिलाते हुए, स्पाइटली, एक तरह से चमके के रूप में या खुश होकर, मदमस्त होकर वो डांस कर रहे हैं। जब पोइट उनको देखता है तो वो चमकते हुए या खुश होकर डांस कर रहे हैं। स्पाइटली मतलब एक तरह से खुश होकर डांस कर रहे हैं। टॉसिंग का मतलब अपने हेड को हिला करके। The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. The waves beside them dance. और जो वेव्स, जो लहरें हैं, beside them, उनके बगल में वो भी डांस कर रही हैं। बट दे outdid the sparkling waves in glee. लेकिन वो स्पार्कलिंग, जो चमकती हुई जो जो वेव्स हैं इन गिली, उनसे भी अच्छा गिली खुश होकर वो डांस कर रहे हैं। गिली मतलब खुश होना, ठीक है। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे। ए पोइट कुड नॉट, लेकिन एक पोइट है वो एज ए पोइट नहीं है, वो इतना खुश नहीं हो सकता बट बी गे, लेकिन उनको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। इन सच ए जोकंड कंपनी, पोइट जोकंड कंपनी मतलब एकदम से खुश रहने वाली टोली समझ के उनके साथ में रहकर पोइट को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उन पोइटों को जब जब उन फ्लावर्स को पोइट इस तरह से नचता हुआ, गे मतलब होता खुश होता, पोइट खुद भी उन फ्लावर्स को देख के खुश हो रहा है। और पोइट को उनकी ऐसी जो कंपनी है जो खुश, उनकी उनकी उनको मदमस्त होता है, उनको उनको इस तरह से हवा में, एटमॉस्फेयर में इतना तरह ब्यूटीफुल जो सीन है उसको देखकर पोइट को बहुत अच्छा लगता है। और उनकी कंपनी को भी वो बहुत बहुत मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको बहुत पसंद भी करता है। आई गेज, मैंने नज़र डाली, एंड गेज और नज़र डाली, बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा सा सोचा, वॉट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉड, कि मैं यहाँ से कौन सा धन ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो पोइट बोल रहा है कि ये जो नेचुरल जो ब्यूटी है तो क्या किसी को कुछ धन देती है, वो सिर्फ हमें खुशी देती है। और वो खुशी अलग तरह की होती है, उस खुशी की तुलना हम कभी भी वेल्थ से नहीं कर सकते। यहाँ पर पोइट नेचर ब्यूटी को, नेचुरल जो ब्यूटी है उसको इम्पोर्टेंस देता है एज ए मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बजाय, कि मेटेरियल लाइफ में हम खुशियाँ गेन करने के लिए कंटिन्यूटी में लगे ही रहते हैं। बट यहाँ हमारा जो पोइट है जो नेचुरल जो ब्यूटीफुल जो साइट है उसे देख कर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसको उसकी कंपनी भी, उन फ्लावर्स की जो कंपनी है उसे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फोर ऑफ्टन when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. For open अक्षर, वहन जब कभी, ऑन माई काउच, काउच मतलब मेरे सोफे पर, आई लाई मैं लेटा रहता हूँ, इन वेकेंट खाली समय में, और इन पेंसिव मूड और दुख भरे मूड में, या हो सकता है किसी चीज़ से परेशानी में, जब मैं अपने सोफे पर लेटा रहता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, लास्ट लाइन। जब कभी भी मैं बहुत ज़्यादा खाली होता हूँ या दुखी मूड में होता हूँ, तब दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आई, तो मेरी अंतर की आंखों में दो फ्लैश वो चमक जाते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, तो यही मेरे अकेलेपन का एक तरह से आशीर्वाद है। तो यहाँ पर जो पोइट बोलता है कि जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं वो एक एवर लास्टिंग मेमोरी हो गए हैं, इसके लिए, पोइट के लिए। और जो पोइट जब कभी, व्हेन एवर ही इज़ लोनली ही कॉल्स इट ए ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड व्हेन एवर ही सीज द फ्लावर इन हिज इमेजिनेशन हिज हार्ट फिल्स with pleasure and his mind dance with the dancing डैफोडल्स। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि उसका जो हार्ट है वो खुशी से भर जाता है, उसके माइंड में वो सीन क्रिएट हो जाता है, वो सीन को याद करके उनको डांस करता हुआ देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और वो ऐसा लगता है कि खुद भी वो रियल वे में भी एज ए मतलब अपने पर्सनल लाइफ में भी एज ए फ्लावर उसका माइंड डांस कर रहा है, जिस तरह से वो डैफोडिल्स फ्लावर भी डांस करते हुए उसने देखा। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रहा है कि किस तरह से जो लवलीनेस होती है नेचर की कैन बी हीलिंग एंड हेल्प टू इज़ द बर्डननेस ऑफ आवर लाइफ, कि जो लवलीनेस होती है वो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी हमें बाहर निकाल सकती है। कुछ मोमेंट ऐसे हो सकते हैं जो हमें एवर लास्टिंग हो जा सकते हैं, उनकी वो हमें, जैसे अगर हम कोई भी परेशान भी हो तो उन मोमेंटों को याद कर लें तो शायद हमारी जो, हम भी उनकी तरह से हैप्पी हो जाएं। तो इसमें ये बोलता है, जिसमें जो पोइट है ये बोलता है कि किस तरह से जब डैफोडिल्स फ्लावर
विद द ब्रीज एंड रिफ्लेक्टेड इन द वाटर। जब पोइट उनको ऐसे देखता है कि पोइट उनको वाटर में रिफ्लेक्ट होते हुए भी देखता है कि किस तरह से वाटर में रिफ्लेक्ट होते हुए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और ये ब्यूटीफुल साइट पोइट को कंफर्ट देता है, और वो इस बात की वोज भी करता है, शपथ भी लेता है कि इस पीसफुल मोमेंट को वो जब कभी भी याद करेगा तब वो दोबारा अपसेट होगा। तो हो सकता है जब पोइट ने इस पोइम को लिखा हो, या जब वो वहाँ पर घूमने गया उस एरिया को देखने के लिए, तब वो हो सकता है पेंसिव मूड में हो, लेकिन जब उसने इस तरह से डैफोडिल्स फ्लावर्स को देखा डांसिंग करते हुए, घूमते हुए, उनकी नेचुरल ब्यूटी को देखा, तो हो सकता है उसका मूड अच्छा हो गया। तो इस तरह से ये जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं उसके लिए एवर लास्टिंग मेमोरी सेट हो जाती है। ठीक है, ये 1804 में रिटन हुई थी, इसको 1807 में पोइट ने पब्लिश करवाया था। बहुत वेल नोन पोइम है, और इसका लास्ट स्टैंजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर सिलेबस में जो एक्सप्लेनेशन आती है उनके लिए। थैंक यू वेरी मच।